साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है अब करंट अफेयर का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दिया होगा या फिर कुछ दिन पहले अभी एसएससी का एग्जाम चल रहा था, उन सारे एग्जाम को अगर आपने दिए होगा तो आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि ये जो करंट अफेयर है वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो उसी को बेस बना करके, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम हुआ है, यूपीपीसीएस 2020 का जो एग्जाम हुआ है, एसएससी सीएचएसएल का भी कुछ दिन पहले एग्जाम जो है रोका गया है, कुछ पेपर उसके हो चुके थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को हम कवर करेंगे, साथ ही साथ में आईबीपीएस का जो एग्जाम हुआ है जहां पर भी करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसको बेस बना करके अपना करंट अफेयर एकदम मतलब क्लियर करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं आज का सेशन हमारा किस तरह से चलने वाला है। आइए देखते हैं टुडे सेशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन होगा, यानी कि कल हमने जो आपको प्रश्न कराए थे उनमें से हम रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछेंगे और ये जज करेंगे, आपको खुद जज करना अपने आप को कि आपको कल वाले क्वेश्चन याद है कि नहीं है। बाकी जानकारी हमने कल वाले क्वेश्चन की आपको कल वाली वीडियो में डिटेल में दी थी। उसके बाद टुडे करंट अफेयर अपना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज के 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के विद डिटेल जानकारी, फोटो और एनिमेशन के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। उसके बाद अपना स्टैटिक जीके का पोर्शन आ जाएगा, यानी स्टैटिक जीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर की बात करते हैं, तो जैसे कि अभी जेल पहरी का एग्जाम जैसे हुआ है, जो लेटेस्ट एग्जाम जेल पहरी का हुआ है, और जो भी एग्जाम हुए हैं एमपीपीएससी के जो एग्जाम हुआ लास्ट, उसको बेस बना करके हम यहाँ पर एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको एमपी करंट अफेयर के कराए जाएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि रोज हम एक प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं, यानी कि एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, उसका जो भी आंसर देता है उनका स्क्रीनशॉट विथ उनके आंसर के आपको इसकी मतलब वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद टुडे होमवर्क की बात कर लेते हैं, यानी कि आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल की वीडियो में आपका नाम भी आ सके स्क्रीनशॉट के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, रिवीजन की ओर। देखिए, रिवीजन का पहला प्रश्न देखिए, आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कल यह प्रश्न हमने आपको कराया था। ऑप्शन है तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पहला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौथा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दूसरा स्थान भारत को टी20 रैंकिंग में प्राप्त हुआ है। पूरी जानकारी हम कल आपको बता चुके हैं विद डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। माया गुफा में 1200 वर्ष पुराने काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं। माया गुफा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है मैक्सिको, अमेरिका, जापान या फिर सऊदी अरब। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मैक्सिको में स्थित है ये माया गुफा। क्या आपको याद था या नहीं याद था? अपने आप को खुद ही जज कीजिए आप। ठीक है, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरी लहर से लड़ने के लिए भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 100 करोड़ रुपए, 71 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए या फिर 150 करोड़ रुपए। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 71 करोड़ रुपए जो है, यानी कि 71 करोड़ रुपए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए भारत सरकार को दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन वाली वीडियो हो गई। अब चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर, यानी कि टुडे करंट अफेयर। तो देखिए, 5 मई की करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद डिटेल के साथ में, पूरी जानकारी आपको देते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज की करंट अफेयर का। देखिए, अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से कौन सी लीग को बीच में ही स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ऑप्शन बी है इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन सी है कबड्डी लीग या फिर ऑप्शन नंबर डी है बैडमिंटन लीग। तो कौन से लीग को अभी बीच में ही रोक दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 को अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल स्थगित ही कर दिया गया है। क्यों स्थगित किया है वो भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले आपको यही फोटो में ही बता देते हैं। देखिए, आईपीएल के बीच में 4 खिलाड़ी और 1 कोच जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वजह से कोरोना का संक्रमण और न फैले, आईपीएल को रोक दिया गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, कब आईपीएल शुरू हुआ था, कब इसका फाइनल होने वाला था। आइए देखते हैं। देखिए, 4 खिलाड़ी और 1 सहायक कोच के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। आईपीएल के 14वें सीजन में अब तक कुल 29 मैच हुए हैं और 31 मैच अभी भी बाकी हैं। कोरोना की स्थिति ठीक होने पर सितंबर में बचे हुए मैचों को कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि सितंबर में जो है बचे हुए मैच आपके करा दिए जाएं। उसके बाद आईपीएल 2021 की शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो 9 अप्रैल 2021 को आईपीएल की शुरुआत हुई थी और फाइनल मैच जो है वो 30 मई 2021 को मुंबई में होना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य में 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि महाराष्ट्र में अभी 25 सिटी बसों को जो है एम्बुलेंस में चेंज कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो महाराष्ट्र में नागपुर महानगर पालिका ने कोविड-19 रोगियों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। नागपुर शहर के मेयर दयाशंकर तिवारी ने 3 मई 2021 को इन एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई। तो आपको याद रखना है किसने हरी झंडी दिखाई है, तो जो नागपुर शहर के मेयर हैं दयाशंकर तिवारी, उन्होंने 3 मई को जो है इन एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई, यानी कि इनका उद्घाटन किया है। इस परिवर्तित एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आपको इस एम्बुलेंस में मिलेंगे। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम जो है वो है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। वही जो हम आपसे कह रहे थे कि प्रश्नों को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि जैसे प्रश्न आईबी में आए हुए थे अब वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अब आपसे जो है प्रश्न करंट अफेयर वाले ऐसे ही पूछे जाएंगे, कथन और निष्कर्ष वाले, कि कथन दिया होगा आपको, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, इस तरह के करंट वाले प्रश्न अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उस प्रश्न के बारे में आपको एक एक जानकारी डिटेल में, जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है उतनी ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए प्रत्येक करंट अफेयर के बारे में। और हमारा यही प्रयास होता है कि आपको अधिक से अधिक उस प्रश्न से रिलेटेड जानकारी दे दी जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, केरल के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। केरल के मुख्यमंत्री कौन है अभी तक? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी है पिनाराई विजयन, ऑप्शन सी है शिवराज सिंह चौहान या फिर ऑप्शन नंबर डी है सचिन पायलट। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पिनाराई विजयन जो हैं वो अभी तक केरल के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए जो है राज्यपाल ने कह दिया है कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक आप ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। चलिए आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 3 मई 2021 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। तो दो प्रश्न आपके इसी एक लाइन में क्लियर हो रहे हैं कि अभी तक कौन मुख्यमंत्री हैं, पिनाराई विजयन है, और साथ ही साथ में राज्यपाल कौन है केरल के, तो वो भी आपको यहाँ पर इसका भी आपको आंसर मिल गया कि आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो यहाँ पर राज्यपाल हैं अभी केरल के। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी को नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने के निर्देश दिए हैं कि अभी आप पद पर बने रहिए जब तक नई सरकार यहाँ पर गठित नहीं हो जाती है। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा जो कि करंट अफेयर का ही प्रश्न है कि वन स्कूल वन आईएएस परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य की ये परियोजना है, वन स्कूल वन आईएएस परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्नूकर में लगातार चौथी बार विश्व चैंपियन कौन सा खिलाड़ी बना है? लगातार चौथी बार यहाँ पर स्नूकर में विश्व चैंपियन बने हैं, इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं वो? ऑप्शन है मार्क सेल्बी, ऑप्शन बी है पंकज आडवाणी, ऑप्शन सी है ऋतुराज गायकवाड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं, फोटो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सही आंसर है ए, यानी कि मार्क सेल्बी जो हैं वो स्नूकर में लगातार चौथी बार यहाँ पर चैंपियन बने हैं। तो अब ये किस देश के खिलाड़ी हैं, कहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई थी, वो पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखिए, तो इंग्लैंड के स्नूकर खिलाड़ी मार्क सेल्बी लगातार चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो सेल्बी शेफील्ड में आयोजित एक मैच में शॉन मार्फी को 18-15 से हरा करके स्नूकर के विश्व चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, तो सेल्बी ने कहाँ पर ये मैच हुआ था? शेफील्ड में मैच हुआ था। किसको हराया? तो शॉन मार्फी को हराया था। कितने अंकों से हराया या फिर कितने गोल से हराया? तो 18-15 से इन्होंने हरा करके स्नूकर जो है चैंपियनशिप जीत ली है। वे अब विश्व रैंकिंग में जूट ट्रम्प के बाद दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो अभी स्नूकर खिलाड़ी मार्क सेल्बी हैं उन्होंने अभी विश्व चैंपियनशिप जीती है, वे कौन से क्रम के खिलाड़ी हैं विश्व की रैंकिंग में? तो आपको याद रखना है अब वे दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, उन्होंने चैंपियनशिप में 5,000 पाउंड की पुरस्कार राशि जीती है। तो पुरस्कार राशि भी आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट आपको सारी चीज़ें आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से वीडियो देखिए, क्योंकि कल हम आपका रिवीजन कराएंगे। 3 प्रश्न इसमें से कल हम आपसे रैंडमली पूछेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चीज़ें आपको याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। चलिए आंसर देख लेते हैं। वैसे आपको यहाँ पर फोटो में समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं, आइए देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं थिसारा परेरा। चलिए इनके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देखिए,
तो श्रीलंका के पूर्व वनडे टी20 कप्तान, याद रखिएगा पूर्व वनडे और टी20 में इन्होंने कप्तानी भी की है, थिसारा परेरा ने 3 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। डेट भी याद रखना है आपको। परेरा ने इंडियन प्रीमियर लीग प्रतिस्पर्धा के अलावा 166 एक दिवसीय और 84 टी20 मैच खेले, यानी कि इन्होंने आईपीएल में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए, उन्होंने दाएं हाथ के मध्यम गति की गेंदबाजी के साथ में 175 विकेट भी लिए हैं, तो विकेट भी आपको रखना है, याद रखना है, यानी कुल मिलाकर के ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टैटिक का प्रश्न बनेगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि पड़ती है, तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जल डमरू मध्य जल संधि पड़ती है। अब यहाँ पर पाक समझ करके पाकिस्तान मत कर दीजिएगा, पाक का मतलब यहाँ पर केवल नाम है, तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब आपको एनएचआरसी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, साथ में ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है पीसी घोष, ऑप्शन बी है एनके सिंह, ऑप्शन सी है संजय मोहंती, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस पीसी पंत। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जस्टिस पीसी पंत जो हैं इनको भी एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब पीसी पंत के बारे में आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं और एनएचआरसी का फुल फॉर्म भी आपको बताते हैं। देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब तक ये अपने कार्य पर बने रहेंगे तब तक आपके जितने भी एग्जाम होंगे वहां पर आपको एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं वो प्रफुल्ल चंद्र पंत को ही लगाना है। उनकी नियुक्ति 25 अप्रैल 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। ठीक है, एनएचआरसी सदस्य के रूप में श्री पंत की नियुक्ति 22 अप्रैल 2019 को हुई थी। तो इनकी नियुक्ति कब हुई है? 22 अप्रैल 2019 को। ये कब आए थे? एनएचआरसी के सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुए थे पहले। ठीक, अब क्या है, तो एनएचआरसी के सदस्य से पहले जस्टिस पंत 13 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। याद रखिएगा न्यायाधीश की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश रह चुके हैं और अभी हाल ही में इन्हें एनएचआरसी का जो अध्यक्ष बनाया गया है। एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए, अगर आपको आंसर पता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम आपको बता दें 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 3 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है 4 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1 मई। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है सी, यानी कि 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं, आइए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रतिवर्ष 4 मई को मनाया जाता है। अग्निशमन दिवस 1999 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। क्यों मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में आग लगने की वजह से 5 अग्निशमन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी और उन्हीं की याद में जो है 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 4 मई के दिन ही सेंट फ्लोरियंस का जन्मदिवस भी है, जो रोमन बटालियन के पहले कमांडिंग ऑफिसर भी थे। तो ये 3 से 4 जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि डेट वाले प्रश्न कुछ ऐसे ही बनते हैं, मतलब दिवस वाले, कि ये दिवस कब मनाया जाता है, बस इतना ही बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपका मुख्य जो करंट अफेयर था वो समाप्त हुआ इंटरनेशनल। अब यहाँ पर प्रारंभ करते हैं 5 मई टुडे एमपी करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्टैटिक जीके के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए एमपी प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 18 से 44 उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका लगना कब से प्रारंभ होने वाला है? ऑप्शन है 4 मई, ऑप्शन बी है 5 मई, ऑप्शन सी 8 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 7 मई। तो कब से यहाँ पर 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी कोविड-19 का टीका लगना चालू हो रहा है मध्य प्रदेश में? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 5 मई से 18 से 44 वर्ष की उम्र तक के लोगों को भी कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। अब ये जो आपको यहाँ पर फोटो दिख रही है, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अभी कुछ वीडियो देखने में आया है कि जैसे कि लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए इंजेक्शन लगाते वक्त उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, तो ये वीडियो जो वायरल हुई इसमें क्या हुआ था, उसमें जो है डॉक्टर ने खाली बस सिरिंज खाली मतलब चुभा दी और जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन उसके शरीर में इंजेक्ट नहीं कराई। तो आपके साथ में अगर आप वैक्सीन लगवाने जा भी रहे हैं, तो अगर आपके साथ में कोई नहीं भी है, फिर भी आपको इंजेक्शन की तरफ देखते रहना है कि आपके अंदर जो है प्रॉपर जो है वैक्सीन इंजेक्ट कराई जा रही है या फिर नहीं कराई जा रही। ठीक है, नहीं तो पता चला सिरिंज चुभा करके और निकाल दी और आपको लगा कि आपके अंदर तो वैक्सीन पहुंच ही गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए
तो मध्य प्रदेश में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। यह टीकाकरण 5 मई से प्रारंभ होगा और 15 मई तक पहला चरण टीकाकरण का चलने वाला है। ठीक है, तो 5 से 15 मई तक पहला चरण चलेगा, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 1,48,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, यानी 1,48,000 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, इस वैक्सीनेशन में कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? तो पहली है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। ठीक है, ये दोनों टीके लगाए जाएंगे पहले चरण में, जो कि आपका 5 मई से 15 मई तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला चरण कब आएगा उसके बारे में आपको बाद में जानकारी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, हाल ही में किस शहर के व्यापार मंडल धर्मशाला में माधवराव सिंधिया कोविड-19 केयर का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी है भिंड, ऑप्शन सी है रतलाम या फिर ऑप्शन नंबर डी है मंदसौर। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि माधवराव सिंधिया कोविड-19 केयर सेंटर कहाँ पर खोला गया है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि भिंड जिले में जो है माधवराव सिंधिया कोविड-19 केयर सेंटर खोला गया है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो भिंड जिले के कोविड रोगियों की देखभाल के लिए माधवराव सिंधिया कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? भिंड जिले में, और वहाँ पर जो धर्मशाला है वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, देखिए, ये कोविड केयर सेंटर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की देखभाल में बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को उचित इलाज मिल सके। तो किसकी देखभाल में? तो जो सांसद है बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी देखभाल में ये पूरा कारोबार चल रहा है। अब देखिए, इस केयर सेंटर का शुभारंभ किसने किया? तो प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री और जिले के कोविड-19 प्रभारी ओपीएस भदौरिया के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया। एमपी के प्रश्नों को आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है अगर आप एमपी पीएससी के एस्पिरेंट हैं। ठीक है, तो ओपीएस भदौरिया ने इसका जो है उद्घाटन किया है। देखिए, जिस मरीज के घर पर क्वारंटाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वह इस केयर सेंटर में आकर के क्वारंटीन हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह सबकी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको नोट डाउन कर लेना है। वैसे आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी पुरानी वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगी और इसकी पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। कल वाली करंट अफेयर की पीडीएफ भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में 4 मई को कार के अंदर ही टीका लगाने की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर सी, यानी कि भोपाल में जो है कार के अंदर ही आपको वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, यानी कि संक्रमण का खतरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। पहले आप फोटो देख लीजिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर ड्राइव इन वैक्सीनेशन कोविड सेंटर। ठीक है, चलिए अब आपको पूरी जानकारी देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार के अंदर ही टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह टीकाकरण प्रदेश की पहली ड्राइव इन सिनेमा सेंटर में प्रारंभ किया गया। जैसा कि हमने इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी कि जो मध्य प्रदेश की पहली ड्राइव इन जो है सिनेमा खोली गई है, वहाँ पर अब वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है। कार में ही एक ही परिवार के अंदर सभी सदस्यों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। पहले दिन 100 परिवारों को उनकी कार में ही टीकाकरण किया गया, जिससे लगभग आधी किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी, कि लाइन तो अब हर जगह लगी रही है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आपको बताए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है रायपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है दुर्गापुर या फिर ऑप्शन नंबर डी है गाजियाबाद। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि दुर्गापुर में जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष स्थापित किया गया है। चलिए इसके प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बनाया गया है। ठीक है, ये सोलर वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है और ये विश्व का एकमात्र और पहला सोलर वृक्ष बनाया गया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि कानपुर को जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से NH-25, NH-86, NH-91 और NH-2 गुजरते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इस वजह से कानपुर को अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों का जो है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किसे भारत का अंतरिक्ष का शहर के उपनाम से भी जानते हैं? ऑप्शन है कोयम्बटूर, शिमला, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु। इनमें से किस शहर को भारत का अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है? आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि बेंगलुरु को भारत का अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है। देखिए,
तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, भारत का अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक नगर भी कहते हैं, उद्यानों का बगीचा भी कहते हैं। तो आदि उपनामों से बेंगलुरु को जाना जाता है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि ममता बनर्जी की टीम जो है पश्चिम बंगाल में जीत गई है, ठीक है, तो उनकी पार्टी का क्या नाम है? तो सही आंसर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी का नाम है। चलिए देखते हैं किस किसने जवाब दिया है। तो यहाँ पर रश्मि साहू ने बहुत सही जवाब दिया है, पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। और ये कक्षा 6 में पढ़ती हैं, क्लास 6 में पढ़ती हैं और अभी सही करंट अफेयर को कवर करके चल रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत उज्जवल भविष्य है इनका। आगे बढ़ते हैं। तो संध्या स्वामी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, साक्षी द्विवेदी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, देव शर्मा ने बताया तृणमूल कांग्रेस, मोनिका शर्मा ने यहाँ पर अच्छी जानकारी दी है, मनोज आंजलेकर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर जो भी आपको नई जानकारी मिल रही है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। शैलेंद्र चौधरी ने बिल्कुल बहुत सही जानकारी दी है और हरीश बाबू ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते हैं, देखिए जो भी चीज़ें आप कमेंट करते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। इन प्रश्नों को फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपसे अगर सोते वक्त भी कोई पूछेगा ना कि ममता बनर्जी की पार्टी का क्या नाम है, तो आप तुरंत उसका आंसर दे देंगे, क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न की बात करते हैं। आज आपका कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इतिहास का प्रश्न है। देखिए करंट के साथ में हम इतिहास को भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। करंट तो हम आपका कवर करा ही रहे हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के प्रश्न कोई पूछ देंगे तो आप इतिहास में भी जाकर के सर्च करेंगे। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ में आपको बता दें कि रोज़ 12:30 बजे हम MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, हर एक यूनिट का। देखिए तो कल हमने इलेक्ट्रॉनिकी का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, ठीक है। उससे पहले आपका खाद्य प्रसंस्करण संस्करण जो है आपका फूड प्रोसेसिंग होता है, इसका हम प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट MPPSC वालों के लिए अपलोड कर चुके हैं, तो जाकर के वो प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।